नमस्कार, गुड इवनिंग। हम अपने आज के कार्यक्रम होम्योपैथी विद डॉक्टर याज्ञवल्का में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस बार हमने जो कार्यक्रम लिया है हमारे एपिसोड में हम डायबिटीज़ या जिसको मधुमेह भी बोला जाता है, पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर याज्ञवल्का जी बन चुके हैं। अ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में होम्योपैथी। आज का हमारा जो विषय डायबिटीज रखा गया है। तो आपकी अगर अनुमति हो तो हम आज इसको हाँ क्वेश्चन प्लीज से शुरू स्टार्ट करते करें। हैं। जी, धन्यवाद। जी, जी। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो डॉक्टर साहब, एक जर्निक सा क्वेश्चन आता है हमारे कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में कि अगर हम डायबिटीज या मधुमेह की बात करते हैं, तो बेसिकली डायबिटीज होती क्या है? वास्तव में मतलब कोई ये बीमारी है, या किसी बैक्टीरिया से होती है, या ये कोई वायरस से होती है? एक्चुअली होता क्या है डायबिटीज? आप थोड़ा इस पे। आपके शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस जिससे आपके शरीर में कुछ चीजें ऐड होती हैं, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिनसे शरीर से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं, तो हम इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जी, जी, जी। जब आपके लाइफस्टाइल के कारण आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, तो जी, उन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जी, जी। जैसे मोटापा है, जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली एक लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें आपके शरीर में एक हार्मोन पैदा होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, और वो पेंक्रियाज में पैदा होता है। जी, जब आपके शरीर में या तो वो हार्मोन पैदा होना बंद हो जाता है, जी, जी, जी। या जो पैदा हुआ हार्मोन इंसुलिन है उसको आपका शरीर अपने इस्तेमाल में नहीं ले पाता है, तो उन स्थितियों में आपने जो भी इनटेक लिया कार्बोहाइड्रेट का, मीठे का, शुगर का, तो जी, वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। जी, जी। एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो वो आपके ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा। ब्लड में सर्कुलेट होते रहने से आपके ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बढ़ जाएगी, और इसे हम आपका ब्लड शुगर कहेंगे या डायबिटीज। तो डायबिटीज वास्तव में एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जी, जो आपके लाइफस्टाइल से पैदा होता है। और इसमें आपके शरीर की क्षमता जिसके द्वारा वह चीनी को और या किसी भी मीठे को अपने अंदर अवशोषित कर सकता है, वो प्रभावित होता है। इसका किसी बैक्टीरिया या वायरस से कोई लेना देना नहीं है। जिस डायबिटीज में हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसको हम डायबिटीज माइलेटस कहते हैं। एक दूसरी भी डायबिटीज होती है मेडिकल भाषा में, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। जी, जी। लेकिन शास्त्रीय रूप से वो डायबिटीज इंसिपिडस सिर्फ आपके फ्रीक्वेंट एंड अबंडेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है। जिस डायबिटीज में आपके ब्लड शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, खून में आपके शुगर बढ़ जाती है, मीठा बढ़ जाता है, उसको हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और ये डायबिटीज मेलिटस भी दो तरह का आप मान सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जी, टाइप 1 जो डायबिटीज मेलिटस होता है आपका, उसमें आपके शरीर के पेंक्रियाज को जिस समय वो अंडर अटैक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपका शरीर खुद अपने ऊपर ही अटैक कर देता है, और जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है उस डिफेंस जी, मैकेनिज्म को खराब कर देता है, उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते जी, हैं। उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जिस समय आपके पेंक्रियाज पर एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं,
तो पेंक्रियाज के अंदर बनने वाली इंसुलिन वहां बन नहीं पाती, और जब इंसुलिन बन नहीं पाएगी तो वो आपके पूरे के पूरे शुगर एब्जॉर्प्शन को, पूरी की पूरी चेन को खराब कर देगी। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस। ये लगभग 10% लोगों में इस तरह की समस्या देखने में आती है। जी। और दूसरी जो ज्यादातर लोगों में देखने में आती है, जितने पेशेंट्स होते हैं उनमें लगभग 90% लोग वो होते हैं जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज में आपका शरीर जो भी इंसुलिन आपके पेंक्रियाज ने पैदा की है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, जी। क्योंकि शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके शरीर में जाते हैं वो आपके लिए एक इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स पैदा होता है। तो आपके फूड से ब्लड में जाएगी और ब्लड से वो आपके सेल्स में जाएगी। आपके फूड से आपके ब्लड में चली जाएगी, यहां तक तो काम हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, लेकिन ब्लड से आपके फिर वो सेल्स में जानी थी, ये इंसुलिन के द्वारा किया जाने वाला था और इंसुलिन ने अपना काम करना बंद कर दिया। इसे जी। हम जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण वह ब्लड शुगर आपकी सेल में डिपॉजिट होने से रह जाती है और आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, जी। जिससे वो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो इस हालत को हम अपनी डायबिटिक कंडीशन कहेंगे, ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन ऊंचा होना कहेंगे। तो ये वो आपकी बीमारी वाली अवस्था है, जी। और जी। ये कोई एक दिन में पैदा होने वाली अवस्था नहीं है गौरव जी। जी। इससे पहले एक हम उसको बॉर्डरलाइन केस कह सकते हैं या एक प्री डायबिटिक कंडीशन कह सकते हैं। जी। जिस समय आपके शरीर में मीठा खाने के बाद ऐसे लक्षण आने लगते हैं जिससे आपको पता लग सके कि अब आपके शरीर ने इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू कर दिया है, और जी। जो इंसुलिन आपके शरीर में बनी थी वह इंसुलिन अपना काम पूरा नहीं कर पा रही, नहीं कर तो पाते। उसे जी। हम एक प्री डायबिटिक स्टेज कहते हैं, प्री डायबिटीज कहते हैं। तो इस अवस्था को कहते हैं। और एक तीसरी या चौथी अवस्था है वो भी होती है, जो सामान्यतः डायबिटिक नहीं होते, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई बार कुछ महिलाओं में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जी। 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 फीटस का प्लेसेंटा होता है, वहां जी। पर जी। कुछ ऐसी इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स बनने लगते हैं जी। कि जी। उन जी। महिलाओं में भी ब्लड शुगर का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और जी। वहां जी। भी ब्लड शुगर का कंटेंट बढ़ने की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो जी। गेस्टेशनल डायबिटीज भी हमारे पास एक तरीका है। ये डायबिटीज के बारे में हम मुख्य बात कहेंगे। जी। जी। जी, बहुत बहुत आपने बताया डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और एक एंटीरियर टाइप 3 होती है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाती है। इसमें इसको टाइप हमारे 3 आमतौर से नहीं कहा जाता है, ये सिर्फ जी। नाम जो है मेडिकल, वो सिर्फ ये दो ही हैं, टाइप 1 और टाइप 2। वो तो जी। जी। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक टेम्पोररी कंडीशन है। जी। 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 इस जी पे आगे ऑलरेडी मेरे पास 2 क्वेश्चन आगे मैं भी पार करके रखता हूँ। हम क्वेश्चन बाद में लेंगे। इंसुलिन और इसके ऊपर प्रेगनेंसी के ऊपर। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो हमें सारी जानकारी मिल गई कि डायबिटीज होती क्या है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, इंसुलिन की मात्रा होती है, ये कोई वायरस के कारण नहीं होती, ये एक डिसऑर्डर है, ये आपने ये एक इसके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जी, इसकी जानकारी बहुत अच्छी है। लेकिन एज ए कॉमन पर्सन लाइक अगर जिसका बैकग्राउंड मेडिकल से नहीं है, होम्योपैथी से नहीं है, तो वो व्यक्ति को पता कैसे लगे कि उसको डायबिटीज है। लाइक एक पर्सन है तो उसको कैसे पता लगे कि डायबिटीज है, और वो डायबिटीज अगर उसको पता लग जाती है कि है डायबिटीज, तो उसको क्या करना चाहिए? गौरव जी, कुदरत ने आपका शरीर एक बहुत परफेक्ट मैकेनिज्म से बनाया है। जी। जिस समय आपके शरीर में डायबिटिक कंडीशंस पैदा होने लगती हैं, उस समय कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके शरीर में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिससे जी। आपको पता लग सकता है कि आपकी इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, और बॉडी के अंदर जो शुगर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। आपकी
भूख बहुत बढ़ सकती है, ये पहला लक्षण है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इम्तिहान के दिनों में, परीक्षा के दिनों में बच्चे बार बार और बहुत बहुत खाते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप मानसिक काम करते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल घटना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उससे आपको भूखा होने की एक फीलिंग पैदा होती है, जैसे ग्लूकोज लेवल कम होंगे तो आप लगातार और बार बार खाएंगे, बिना भूख होने के भी खाएंगे, तो हंगर आपकी बढ़ जाएगी, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि आपको प्यास बढ़ जाएगी, या प्यास नहीं भी बढ़ेगी तो भी आपका गला बहुत सूख जाएगा। रात को सोते समय आपको लगेगा जैसे कि आपकी जीभ ऊपर तालू के साथ चिपक गई हो। जी जी जी। स्केल्डेड फीलिंग आने लगती है, आप बोल नहीं सकते हैं, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है। आप रात को एक बार सोने के बाद सुबह उठते थे, लेकिन फिर आप देखेंगे कि आपका लगातार यूरिनेशन के लिए आपको रात को 2-3 बार उठना पड़ता है। जी 2-3 बार, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड कंटेंट बढ़ेगा, आपके शुगर कंटेंट बढ़ेगा आपके ब्लड में, तो किडनीज उसको छान के बाहर करेगी, जो हमने पिछली बार देखा था किडनी कैसे मैकेनिज्म करती है। जी 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 जी। किडनी उसको बाहर करेगी तो यूरिन में छन के आएगा। यूरिन में छन के आने से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, थोड़े यूरिन में ज्यादा भार हो जाएगा और आपका ब्लडर उसको सहन नहीं कर पाएगा, तो यू हैव टू इजेक्ट इट अगेन एंड अगेन, तो आपको कई बार जाना पड़ेगा, तो आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाएगा। जी आपके वेट में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ज्यादातर केसेस में जो पढ़ाया जाता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, आपकी शुगर जो है वो सेल तक जाके डिपॉजिट नहीं हो पा रही है, तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, तो लिहाजा आपके पास एनर्जी स्टोर कम हो जाता है, तो इसलिए वेट लॉस आपका होने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में मैंने देखा है कि कई बार ब्लड शुगर के मरीजों के अनियंत्रित रूप से वजन बढ़ने लगते हैं, तो मैं उसको बजाय ये कहने के कि वेट लॉस होगा, ये ज्यादा कहना चाहूंगा कि आपका वजन अनियमित हो जाएगा, वो या तो अचानक ज्यादा बढ़ेगा या वो अचानक बहुत कम हो जाएगा। जी। अगला लक्षण इसका है कि जैसे ही आपके शरीर में डायबिटीज शुरू होती है तो आपको दिखाई देने में समस्याएं आने लगती हैं। इसको हम रेटिना के अंदर कुछ थोड़े से परिवर्तन होने लगते हैं। आप उन खैर चीजों को छोड़ देते हैं, बस सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिस समय आपके ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ने लगेगा, उस समय आपको देखने में समस्या आएगी, और यदि आप अपने शुगर कंटेंट को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि आप देखना बिल्कुल बंद कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, जिसको हम अंधापन कहते हैं। एक वो मेडिकल कंडीशन आपके सामने आ जाएगी। आपके शरीर में क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है सेल्स के साथ, तो इसलिए आपको जल्दी थकावट होने लगेगी, थोड़ा सा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, और आपके शरीर में जितने जख्म होते हैं वो जख्म आपके मुनासिब टाइम पे नहीं भरेंगे, उनको भरने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा लंबे समय तक वो जख्म चलते रहेंगे, तो आपका शरीर अनेक रूपों में आपको दिखाएगा कि अब आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब ये एक सिम्टम, 2 सिम्टम, 3 सिम्टम इस तरह से ग्रुप में सिम्टम्स दिखाई देने लगे, तो उस समय यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपको ब्लड शुगर की तरफ आप बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसमें आपको करना है कि जिस समय आपको ये सिम्टम्स नजर आए, अपने खून की जांच कराएं, उसमें शुगर कंटेंट की जांच कराएं। तो शुगर कंटेंट वो किसी भी विशेषज्ञ को देखकर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या मैं डायबिटिक रीजन में प्रवेश कर गया हूं, तो अगर वहां एक निश्चित लेवल से ज्यादा शुगर कंटेंट होता है तो उस समय आपको कहते हैं कि हाँ अब आप डायबिटिक हो चुके हैं या होने वाले हैं, बॉर्डर लाइन के इस पर हैं। इस तरह की बातें हम आपको बताएंगे। तो ये बात जितनी भी है कि कैसे पता करें डायबिटिक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, ये बात आप अपने शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करने के बाद पता कर सकते हैं कि डायबिटीज की समस्या है या नहीं। जी, तो इसी पे एक क्वेश्चन आया जो मुझे लगता है अभी लेना पड़ेगा क्योंकि इसी के साथ है। तो अब हमने बोला ब्लड शुगर,
तो ये जो ब्लड शुगर है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे ब्लड में शुगर है, जहाँ इंसुलिन जो काम करती है वो बंद हो गया अपने आप को, मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस है ये। तो हमारे एक दर्शक है, उन्होंने बोला कि उनका यूरिन टेस्ट भी हुआ है। जब वो यूरिन करते हैं तो उसके आसपास थोड़ी देर में जो अपने इंजेक्ट होते हैं, जैसे चींटियां होंगी, वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो क्या यूरिन शुगर भी कुछ होता है मेडिकल टर्म में, जब हमारे यूरिन में शुगर आ जाती है, ऐसा क्या होता है? हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी आपने जब इसकी प्रस्तावना आप कर रहे थे कार्यक्रम की, तो जी आपने इसका नाम कहा था मधुमेह। जी। डायबिटीज को हिंदी में बताया था मधुमेह। जी मधुमेह आयुर्वेद में नाम आता है। मधु माने शहद, मीठा। शायद। जी मेह बारिश होने को मेह कहते हैं। जी तो जब मीठे की बारिश होती है उसको मधुमेह कहते हैं। जी आयुर्वेद में शब्द इस्तेमाल किया गया है बार बार। तो जिस समय आपके यूरिन में, अभी क्योंकि हम बात कर रहे थे ना कि किडनीज के अंदर जाके ब्लड फिल्टर होता है, जी जी जो रिक्वायर्ड काइंड ऑफ ब्लड कंटेंट्स हैं वो अंदर रह जाते हैं, जो गैर जरूरी हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो जी क्योंकि यूरिन में वहां पर जहां उनका काम है, तो नेफ्रॉन्स जानता है कि ये शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो शुगर को बाहर निकाल देगा और वो आपके यूरिन में आ जाएंगे। जी उस यूरिन के अंदर आपके शुगर कंटेंट्स रहेंगे। तो जब आप उसको बाहर किसी जमीन पर, जो कि पुराने टाइम में करते थे, आजकल के मॉडर्न टॉयलेट्स होने से पहले, जब जी आप उसको बाहर जमीन पर किसी जगह पर इजेक्ट करेंगे, तो वहां पर चींटियों को उसमें मीठा होने की सूचना मिलेगी। वो गंध से पहचानेंगी जी और वो उस जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे। यदि चींटी वहां आ रही हैं, तो ये आप निश्चित जानिए कि आप प्रवेश कर चुके हैं डायबिटीज के डोमेन में, और अब आपको अपनी स्थितियां लेनी है। जी जी बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें, तो इनके कहने से मुझे एक बात और याद आ गई है जी कि अगर हम डायबिटीज को अनएड्रेस्ड छोड़ देते हैं, जी उसका उपचार नहीं करते, क्योंकि हमने जी देखा ना कि लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है जो आपको बैक्टीरिया वायरस से होती हो या किसी पैथोजन से होती हो। जी तो इसको ठीक करने के तरीकों पे भी हम अभी विचार करेंगे। लेकिन अगर ये आपके शरीर में एक बार हो गई है और आप डायबिटिक हो गए हैं, जी तो ये धीरे धीरे आपको आपके हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाएगी। ये आपके जितने भी स्नायु तंत्र है, न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स पैदा करनी शुरू करेगी। जी ये आपकी नेफ्रॉन्स को प्रभावित करना शुरू करेगी, यानी कि आपकी किडनीज के अंदर असर डालना शुरू कर देगी। ये जी जैसे हम अभी बात कर रहे थे रेटिनोपैथी, आंखों के अंदर परमानेंट असर डालना शुरू कर देगी। आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आप ब्लाइंडनेस की सीमा तक पहुंच जाएंगे। आपके सुनने की समस्याओं को पैदा कर देगी। अभी हमने जी बात की कि ये स्नायु तंत्र के ऊपर असर करती है, तो स्नायु तंत्र से फिर आगे विकसित होकर इसमें डिमेंशिया के केसेस पैदा होने लगते हैं। जी जो आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, आप पहचान नहीं पाते कि मैंने सुना क्या, मैंने देखा क्या। जो आपकी सेंसेस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं। आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जी ये वो स्थितियां हैं, अगर आप डायबिटीज को प्रॉपर टाइम पर एड्रेस नहीं करते हैं, तो ये चीजें आपके शरीर में धीरे 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 पैदा होने लगेंगी। जी और यहीं पर मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमने शुरू में देखा कि डायबिटीज अपने आप में एक आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जी जी आपकी लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली समस्या है। तो इसको ठीक करने के लिए पूरे विश्व में केवल एक तरीका है, योग। जी अगर आप योग का रास्ता अपनाते हैं तो वो उसको ठीक कर सकते हैं, जी क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल को एड्रेस करते हैं। योग में हमेशा आपके पूरे खान पान को, आपके मेटाबॉलिक ऑर्डर्स को, डिसऑर्डर्स को, आपके खाने की तरीकों को, इन सबको एड्रेस किया जाता है। तो केवल योग इसको जड़ से निकाल सकता है।
योग के अलावा जितने हमारे मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, आपकी जी एलोपैथी है, आपकी होम्योपैथी है, या आपका आयुर्वेद है, ये सब इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। इसको क्योर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। ये कहीं बाहर से आई कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आपके रहन सहन के तरीके से आपके अंदर डेवलप होगी। जी तो इसको या तो आप योग करके इसको निर्मूल कर सकते हैं, इसको पूरी जी तरह से निकाल सकते हैं, और अगर आप योग नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से कोई बंदिशें हैं, तो आप जी इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। और वही मेरे ख्याल से आजकल किया जा रहा है। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ चीज़ें देखी है, हमारे लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है ये वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो जी डिज़ीज़ है हमारे डायबिटीज़ का। तो अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लें तो ये कंट्रोल हो सकता है, जहाँ हम इसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, यही यही बातें हुई ना इसकी, कि लाइफस्टाइल से आपको देखिए, जैसे ही आप लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, आपका मेटाबॉलिक जो आपके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा है, आप घूमेंगे, घूमने के लिए जी जाएंगे, वहां ठीक होगा। आप अपनी अनियंत्रित कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, वो नियंत्रित होगा। जी तो आपके शरीर में जब कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटफ्लो दोनों जी नियंत्रित नहीं होते, तब आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। जी 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 तो इन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा। जी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको जी घूमना पड़ेगा, जी और चलने का, वॉकिंग का तो जी जी डायबिटीज के साथ बहुत गहरा संबंध है। जो कोई दूसरी एक्सरसाइजेज नहीं कर पाते हैं, जी या जी जो योग वगैरह में अपना समय नहीं दे पाते हैं, उनके लिए एक मिनिमम एक्सरसाइज है कि जी आप 8-10 किलोमीटर तक चलें डेली। तो उससे आपको जो गंभीर डायबिटिक स्थितियां होती हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जी वरना तो आपको 2-4 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। जी 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 जी। तो डायबिटीज हमारे से लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जान लिया कि डायबिटीज होती क्या है, इसके किस टाइप की होती है, क्यों होती है। तो अब अगर हम आते हैं इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट की तरफ, तो होम्योपैथी में डायबिटीज का उपचार कैसे करते हैं? हाँ, डायबिटीज को होम्योपैथी अ, 2 या 3 तरीकों से उसमें दखलंदाजी करती है, इंटरफियर करती है। जी होम्योपैथी की एक सब ब्रांच है, प्रॉपर होम्योपैथी नहीं है, लेकिन होम्योपैथी की ब्रांच जैसा है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू साल्ट्स। टिश्यू साल्ट्स के द्वारा हम, या और टिश्यू साल्ट्स के फिर कॉम्बिनेशंस तैयार किए जाते हैं, जिनको हम बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस कहते हैं। ये उनके द्वारा डायबिटीज को ठीक करती है। जी ये दूसरे तरीके में कुछ एक मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करती है, कुछ एक पौधों से मदर टिंचर्स लिए जाते हैं, जी बेलों से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। उन जी मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करके ये आपकी डायबिटीज को निकालता है, दूर करता है, मैनेज जी करता है। जी और एक तीसरा होता है जो हमारी सामान्य होम्योपैथी होती है, जिसको हम अपने होम्योपैथिक डायल्यूशंस कहते हैं। वो गोली के ऊपर होम्योपैथी की दवाइयां मिलाकर आपको दी जाती हैं, और आप उनका जैसे भी डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से उसका सेवन करते हैं, तो वो आपके शरीर में इसको बढ़ने नहीं देती। जी तो ये मुख्य 3 प्रकार हैं आपके, जिसके द्वारा होम्योपैथी आपकी डायबिटीज पर नियंत्रण करती है। नंबर जी 1, टिश्यू साल्ट्स के द्वारा या बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस के द्वारा। नंबर 2, मदर टिंचर्स के द्वारा। जी और नंबर 3, होम्योपैथिक डायल्यूशंस के द्वारा। 3 तरीके से हम ये इसमें काम करते जी। ये मेनली तीन तीन तरीके होते हैं जिससे हम इसको क्योर करते हैं बेसिकली होम्योपैथी में। हैं। जी जी जी। जी। तो अगर अब हम इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लें कि होम्योपैथी में टिश्यू सॉल्ट तथा बायोमेटिक कॉम्बिनेशन
होता क्या है, अगर आप इसके बारे में कुछ और ज्यादा हमें डिटेल में जानकारी देना चाहें दर्शकों को, सो दैट कि इसका। अभी जैसे मैंने निवेदन किया आपसे जी कि होम्योपैथी की अपेक्षा ये होम्योपैथी की एक ब्रांच है। हमने अपने पिछले किसी कार्यक्रम में ये बात की थी और उसको दोबारा हम दोहराते हैं कि होम्योपैथी में सब्सटेंस नहीं दिया जाता। जी होम्योपैथी में किसी भी सब्सटेंस को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि वह वैज्ञानिक सीमाओं से, जो वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं उनकी सीमाओं से परे तक उसको तोड़ दिया जाता है। जी साइंस किसी एलिमेंट को उसमें ट्रेस नहीं कर सकता, तो उस लेवल पर जाकर जो काम करती है वह होम्योपैथी है। जी इससे जो पहले के स्तर होते हैं, जहां पर आपकी किसी दवाई में सब्सटेंस अवेलेबल है, केमिकल एलिमेंट अवेलेबल है, तो जी उसे शास्त्रीय रूप से, क्लासिकली या बाय डेफिनेशन वी कैन नॉट कॉल इट एज होम्योपैथी। जी इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारे टिश्यू साल्ट होते हैं उनको मैं होम्योपैथी नहीं मानता हूँ, होम्योपैथी की एक सहायक ब्रांच मान सकता हूँ, एक ऑक्सिलरी ब्रांच है उसकी। तो इस तरह से एक सुजलर नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, या एक सुजलर नाम के होम्योपैथ डॉक्टर हुए हैं। उन्होंने हर एक केमिकल कंपाउंड को बहुत बारीकी से जांचा। जांचने के बाद उन्होंने देखा कि अगर हम 12 प्रकार के कंपाउंड अपने पास रखते हैं, 12 कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, जी तो हम उन 12 कंपाउंड्स की सहायता से, उनके अलग अलग ताकत बनाकर, उनके अलग अलग पोटेंसी बनाकर, हम ह्यूमन बॉडी की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जी तो इस प्रकार के जो उन्होंने 12 कंपाउंड बनाए, उन 12 कंपाउंड्स में से उनको हम टिश्यू साल्ट कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आधारभूत हैं। जी बाद में कुछ डॉक्टर्स ने उन 12 साल्ट्स के भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, जिन्हें जी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कहा गया, जी और अपने इस रेंज को उन्होंने बढ़ा दिया कि हम जिन जिन बीमारियों को पहले ठीक करते थे उन बीमारियों की रेंज बढ़ गई। उन्होंने जी जी देखा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जी एक से अधिक साल्ट्स होते हैं, तो जी उन साल्ट्स को उन्होंने इकट्ठा किया। देखिए, आपने बहुत सुंदर ये दिखाया है इसमें। इन सॉल्ट्स के बारे में, जो हमारे टिश्यू सॉल्ट्स हैं, हम ये जी देखेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट होते हैं, सोडियम, जी कैल्शियम और पोटेशियम। बल्कि ऐसा कहें कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। जी इन तीनों एलिमेंट्स के, सोडियम के, पोटेशियम के और कैल्शियम के, इन्होंने 3-3 कंपाउंड दिए हैं। बाकी जी एक कंपाउंड इन्होंने मैग्नीशियम का लिया, एक कंपाउंड इन्होंने फेरम या आयरन का लिया, और एक कंपाउंड इन्होंने सिलिकॉन या सिलिका का लिया, जिसको सिलिसिया हम लैटिन भाषा में कहते हैं। आप इसमें देखेंगे कि पहला इन्होंने जो लिया है वो कैलकेरिया का लिया है। कैलकेरिया ने हेलोजन के साथ कैसे किया रिएक्शन, जी कैल्शियम ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कैलकेरिया फ्लोर एक कंपाउंड को बनाया। डॉक्टर सुजलर ने कहा कि अगर हम इस कंपाउंड को किसी व्यक्ति को दें जी 3x पोटेंसी के साथ, तो ये उस व्यक्ति के दांतों के एनामल की रक्षा करेगा, उसकी हड्डियों की मजबूती बढ़ाएगा, उसकी टिश्यूज की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगा, उसके अंदर पैदा होने वाली हेमोरेड्स या पाइल्स का भी ये निदान करेगा, जी हर्निया की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। इसी तरह से उन्होंने इस कैल्शियम के 2 और कंपाउंड्स को देखा, कैल्शियम कैलकेरिया फोस, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। कैलकेरिया फोस में उन्होंने देखा कि ये सेल्स के जो अपने आप को मेंटेन करने की प्रोसेस होती हैं, उन सेल मेंटेनेंस प्रोसेसेस को ये हेल्प करेगा। किसी किस्म का फ्रैक्चर हो जाएगा उसमें ये प्रॉब्लम करेगा, डाइजेस्टिव
सिस्टम को ये हेल्प करेगा। जी कैलकेरिया सल्फ, होम्योपैथी में या इसकी ब्रांचेस में सल्फर को हमेशा एज ए प्यूरिफायर इस्तेमाल किया जाता है, तो कैलकेरिया सल्फ भी उसी तरह से एक प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, इंफेक्शन को मारेगा, स्किन डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा, और जो आपके गले में कई बार सोर थ्रोट हो जाता है, उस सोर थ्रोट की प्रॉब्लम को ठीक करेगा और आपको खांसी या सर्दी या बुखार वगैरह नहीं होने देगा। जी उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम के कंपाउंड्स आ जाते हैं। कैल्शियम सॉरी पोटेशियम के कंपाउंड आ जाते हैं, जिसको हम लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं। जी कैलियम का छोटा रूप कैली कहलाता है, तो कैलीम्यूर, कैलीम्यूर माने आपका पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरिटिका मीन आपका जो हेलोजेंस होते हैं, इनमें से क्लोरीन को म्यूरिटिकम कहते हैं। तो ये कैलीम्यूर आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, आपकी स्वेलिंग को रोकता है और आपके डाइजेशन को सहायता करता है। जी कैलीफोस, कैलीफोस मुझे लगता है कि एक बहुत मूल्यवान टिश्यू साल्ट है और ये बहुत पॉपुलर भी है। हम दोस्तों लोग इसको कई बार डॉक्टर साहब के पास जाए बिना ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपका एक नर्व टॉनिक होता है। जब भी आप मानसिक समस्याओं से बहुत घिर जाते हैं, उस समय पर आप इस कैलकेरिया फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी नर्वस हेल्थ को ही देखता है, आपकी एंजाइटी को दूर करता है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, और अगर आपको हेडेक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये उनको भी एड्रेस करता है। जी कैलीसल्फ, कैलीसल्फ माने आपका पोटेशियम सल्फेट। तो ये क्या करता है इसमें, ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जितनी होती हैं उनमें अगर आपकी कोई वियर एंड टियर आ जाती है उनको ठीक करता है, स्किन में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनको ठीक करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और आपके पेंक्रियाज को स्वस्थ रखता है। ये वही चीजें हैं जो आप देख रहे होंगे, हमने अभी देखा था हमारी डायबिटीज को पैदा करने के लिए जरूरी होती है। जी फिर हम देखते हैं नेट्रम, नेट्रम माने सोडियम। तो सोडियम के भी 3 कंपाउंड है, एक म्यूरिटिकम है, एक फॉस्फेट है और एक सल्फेट। जी जो नेट्रम म्यूरिटिकम होता है ये आपके आमतौर से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है। ये आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस करता है, आपके शरीर से ज्यादा वाटर लॉस नहीं होने देता, वाटर रिटेंशन को ठीक करता है, और आपके शरीर में कई बार स्किन में एक्जिमा या रिंगवॉर्म जैसी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, ये उनको भी दूर करता है। जी जी नेटफॉस, जैसे अभी हमने देखा था कैलीफॉस अपने आप में एक बड़ा प्रचारित नाम है, उसी तरह से नेटफॉस भी अपने आप में एक प्रचारित नाम है, जिसका मुख्य काम इसकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करना है, एसिडिटी को दूर करता है, जब आप समुद्र में घूमने जाते हो तो सी सिकनेस को दूर करता है, आर्थराइटिस को दूर करता है, इन जनरल पूरे के पूरे डाइजेशन में ही आपको सहायता करता है। जी नेट सल्फ, नेट्रम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, जैसे अभी हमने बात की कि सल्फर हमेशा वहां से क्लींस करता है, सफाई करता है, तो ये आपके पेंक्रियाज में सफाई करेगा, ये आपकी किडनीज में सफाई करेगा, ये आपके लीवर में सफाई करेगा, और आपके जो पूरा का पूरा यहाँ साइनस का सिस्टम होता है आपके नाक और ऊपर माथे तक, उसके पूरी की पूरी सफाई करता है, ये नेट सल्फ होता है। उसके बाद आपका सिलिसिया होता है। सिलिसिया आपकी कब्ज की समस्याओं को दूर करता है, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको दूर करता है, आपकी हेयर फॉल की समस्याओं को एड्रेस करता है, आपकी स्किन की जो आपने देखा होगा सर्दियों में फटने वाली समस्या हो जाती है कि हमारी एड़ियां फट गई हैं, उस समस्या को दूर करता है। हमारे पास फेरम का भी कंपाउंड है, आयरन का कंपाउंड है। ये आयरन का कंपाउंड फेरम फोस होता है, आयरन फॉस्फेट होता है। तो ये आपके शरीर में जहां कहीं भी तीखापन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसको रिड्यूस करता है, आपके बुखार को कंट्रोल करता है, और आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है उस हीलिंग प्रोसेस को दूर करता है, ठीक करता है। जी जी आपको अगर कहीं खून निकल रहा हो, चोट लग गई हो, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। मैगफॉस, अभी हमने देखा कैलीफोस, हमने फिर देखा नेटफोस, फिर अब हम देख रहे हैं मैगफोस और कैलकेरिया फोस। तो जो फॉस्फेट्स हैं इन चारों एलिमेंट्स के,
ये अपने आप में बहुत बेमिसाल औषधियां होती हैं। मैगफूस पेन रिलीवर होता है, बेसिकली इट इज द पेन रिलीवर। अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन हो रहा है, कोई चीज कट फट गई है, तो उसमें आप मैगफूस की गोलियां लीजिए 3x में, और वो आपको उस पेन से इमीडिएट रिलीफ वहां दिलवाएगा। जी तो ये हमारे पास इस तरह करके 12 टिश्यू साल्ट्स हैं, बेसिक साल्ट्स हैं, जी और हम इसको सुजलर साल्ट भी कहते हैं। इसमें जो होम्योपैथ सुजलर साहब हुए हैं, उनका ये कहना था कि अगर हम इन 12 साल्ट्स को लें तो शरीर के अलग अलग अंगों को एड्रेस करते हुए ये आपको पूरी तरह से फिट एंड फाइन रखेंगे। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। इनकी जी पोटेंसी अगर हम देखें, आजकल हमारे पास होम्योपैथी में 1x में आती है, 2x में आती है, 3x में आती है, 12x में आती है, 30x में आती है। तो ये जी आमतौर से एक्स पोटेंसीज में मिलते हैं, इसलिए हम इनको बेसिक साल्ट्स या टिश्यू साल्ट्स कहते हैं। इनके जी आधार पे फिर हम इन टिश्यू साल्ट्स को आपस में इनके कॉम्बिनेशंस तैयार करते हैं। एक से ज्यादा टिश्यू साल्ट्स उसमें मिला देंगे, अलग अलग पोटेंसी के मिला देंगे। तो ऐसा करने से वो एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कहेंगे। आपने शायद स्क्रीन पे लिखा भी है। तो ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन जो होते हैं, ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ टिश्यू साल्ट्स होते हैं। जी आजकल जब नेट पर देखते हैं, क्योंकि मैं आमतौर से अपने पेशेंट्स को थोड़ा सा एक प्रारंभिक, हाँ, इस लिंक पर देखें, अदरवाइज तो आजकल ये जो दुकानों में तिजारती लोग हैं, इन्होंने सारे के सारे नेट पर कब्जा कर लिया है। जी जी बायोकेमिक साल्ट्स के बारे में आप देख रहे हैं इसमें। तो ये बायोकेमिक साल्ट्स जो हैं, बायोकेमिक साल्ट्स के अंदर आप देखेंगे ये 28 साल्ट्स हैं। तो हो सकता है कि हम यहाँ सभी के बारे में चर्चा ना कर पाए, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। और उन इम्पोर्टेंट्स में से भी आप एक लिंक यहाँ पर या तो डिस्क्रिप्शन में दिखा दीजिएगा, या अपने दर्शकों को एक कोई तरीका होता हो तो यहाँ इसको जी जी डिस्प्ले कर देंगे उस पे, ताकि जी वो इस लिंक जगह पर जाकर अपने इन बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस के बारे में पूरा स्टडी कर सकें और जाने कि ये कितनी ताकतवर दवाइयां हैं। जी 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 इनमें से एक खास बायोकेमिक कॉम्बिनेशन, जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 है, वो आपकी डायबिटिक कंडीशंस को एड्रेस करता है। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ इस पेज पर जो आपने दिखाया है अभी स्क्रीन पर, इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर उन्होंने 5 साल्ट्स मिलाए हैं, 5 टिश्यू साल्ट्स मिलाए हैं। पहला टिश्यू साल्ट है 3x पोटेंसी में कैलकेरिया फोस। दूसरा साल्ट है 3x पोटेंसी में पैरम फोस। तीसरा साल्ट है 3x पोटेंसी में कैडियम फोस, कैलीफोस। और चौथा साल्ट है नेट्रम फोस, वो भी 3x पोटेंसी में है। जी तो माने इसमें आपके चारों फोस साल्ट्स आ गए हैं। फोस होते हैं हमारे पास 4 फोस होते हैं। जी तो ये चारों के चारों साल्ट्स इसके अंदर आपके आ गए हैं। और एक पांचवा एलिमेंट इन्होंने इसमें नेट्रम सल्फ मिलाया है। तो अगर हम इन पांचों साल्ट्स को मिलाकर दवाई बनाते हैं तो उसको BC7 कहा जाता है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 कहा जाता है। और इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन को जब हम अपने डायबिटीज के पेशेंट्स को देते हैं तो ये उनके लिए एक रामबाण दवाई सिद्ध होती है। जी कभी ऐसा भी होता है कि आप बॉर्डरलाइन केस पर हैं और आप रेगुलरली आप नहीं दवाई लेते हैं, तो जिस समय आपने ज्यादा मीठा खा लिया हो उस समय जी भी आप इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। तो जी ऐसा लेने से वह आपके लिए स्थितियों को बिगड़ने नहीं देगा और आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा।
जी 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 इसके अलावा बहुत सारी इसके अंदर हैं, आप जैसे देखेंगे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 1 है जो एनीमिया के लिए, खून की कमी के लिए दिया जाता है सबसे ऊपर की जी तरफ। फिर उसके जी नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 2 है जिसको आप अस्थमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 है जिसको आप स्किन डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन डॉक्टर नंबर साहब, आप 4 है जिसको आप थोड़ा कॉन्स्टिपेशन आपको पेशेंट के लिए इस्तेमाल। बीच में रोकना चाहूंगा, थोड़ा क्षमा जी चाह जी रहा हूँ, क्योंकि एक रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उसको छूट ना जाए। आपने जो कॉम्बिनेशन बताए, आर दिस कॉम्बिनेशन इज यूनिवर्सल, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2 जो अस्थमा के जी लिए जी जी है। जी जी अगर अगर कोई व्यक्ति को पता लग जाए कि उसकी बीमारी के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर मैं किसी होम्योपैथी स्टोर पे जाके बोलूं कि मुझे नंबर 2 कंपोजिशन चाहिए, तो क्या वो जी जी। बगैर किसी कंपोजिशन के बताए हुए, समझाए हुए, वो मुझे प्रॉपर यही मेडिसिन देगा अस्थमा की? हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो नाम है ये यूनिवर्सल नाम है। अगर जैसे बच्चों के लिए बहुत से माता पिता क्या करते हैं कि बच्चों के लिए एक यहाँ बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 है। जी वो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 6 आपके सर्दियों में बच्चों के बुखार के लिए या गले में खांसी के लिए या गला खराब हो जाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जी 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 आप देखिएगा जरा कहीं से बायोकेमिक नंबर 6 मिलेगा आपको। जी तो जब आप दुकान पर जाकर उनको कहेंगे कि आपको बीसी 6 चाहिए तो वो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा और वो आपको बीसी नंबर 6 दे देगा। जी इस बीसी नंबर 6 में भी आप देखेंगे कि आपके 5 बेसिक साल्ट्स हैं। फेरम फॉस है, कैल्शियम म्यूरेटिकम है, मैग्नीशियम फोस है, नेट्रम म्यूरेटिकम है और नेट्रम सल्फ है। और आप ये देखेंगे कि इन सभी की पोटेंसीज अलग अलग है। जी नेट्रम म्यूरेटिकम 6x में दिया गया है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी पोटेंसीज हैं, ये जी सभी यूनिवर्सली एग्रीड अपॉन है। तो जब भी आप किसी से मांगेंगे कि मुझे बीसी नंबर 6 चाहिए तो बच्चों के लिए खांसी और बुखार के लिए वो आपको ये देगा। आप इसको रख सकते हैं सर्दियों के शुरू में लेकर। जब भी जी आप जाएंगे कि मुझे बीसी नंबर 7 चाहिए, बीसी 7 चाहिए, तो बीसी 7 आपके डायबिटीज के लिए होगा। तो वो आपको डायबिटीज की बिल्कुल यही दवाइयां देगा जो इसमें यहाँ लिखी हुई दिखाई गई हैं। तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लें, किसी भी देश में आप लें, ये आपको यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज के साथ मिलेंगे। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो होगी इनकी डिटेल। अगर जैसे एज ए मैं जिसको मेडिकल की कोई जानकारी नहीं है, होम्योपैथी कोई जानकारी नहीं है, अगर मैं इस लिंक को देख लूं और मुझे समझ आ जाए कि मेरे लिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन, बीसी कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल होते हैं, और मैं डायरेक्ट शॉप पे जाके ले सकता हूँ। लेकिन अब मेन एक क्वेश्चन ऐसा है कि मैं इनको पहचानूंगा कैसे, इनकी कैसे मात्रा, कुछ कोई लिक्विड होता है, या कोई टैबलेट के रूप में होता है, या कोई शीशी बनती है इसकी, कैसे, ये किस रूप में मुझे इसके मिलेगा? लिए उचित यह रहेगा गौरव जी जी कि बायोकेमिक, ये 3 दवाइयां जो मैंने अभी बताई हैं आपको, जी आ, हमारे पास टिश्यू साल्ट्स आ गए हैं या बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, जी हमारे पास मदर टिंचर्स आ गए हैं और हमारे पास जो जी एक जनरल डाइल्यूशन होता है होम्योपैथी का, वो आ गए जी हैं। जी वो जो जनरल डाइल्यूशंस होते हैं वो जनरल डाइल्यूशंस गोल छोटी गोलियों में दिए जाते हैं। जी अगर आपके पास टिश्यू साल्ट्स का की गोलियों का जी कोई चित्र हो तो आप उसको दिखा दीजिए ताकि दर्शक उसको देख के, हाँ, ये देखेंगे आप इसमें गोली का आकार और गोली का जो आकृति है, आकार और आकृति दोनों के आधार पर आप इसको पहचान पाएंगे। ये जी सिलिंड्रिकल गोलियां होती हैं। इसके साथ कोई आपकी होम्योपैथिक दवाइयों की कोई जो सामान्य गोली होती है उसका भी चित्र है ताकि देख पाए दर्शक। जी हाँ, ताकि वो, हाँ, ये नहीं, ये तो वही आपके बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस या टिश्यू जी साल्ट्स हैं, ये वाली गोलियां। देखिए ये गोलियां गोल हैं, जी स्फेरिकल हैं। जी ये होम्योपैथी की सामान्य गोलियां हैं जो होम्योपैथी के डाइल्यूशन से तैयार की जाती हैं। जी
लेकिन जो आपने पहले 2 चित्र दिखाए थे, ये वाली और इससे जो अगली आपने दिखाई थी, जी ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो गोलियां हैं, हाँ ये वाली, ये देखिए किस तरह की, जैसे एक सिलेंडर को काट के बना देते हैं ना, उस जैसी ये गोलियां हैं, ये जी स्फेरिकल नहीं है। जी तो ये हमारे पास टिश्यू साल्ट की गोलियां हैं या बायोकेमिक कॉम्बिनेशन की गोलियां हैं। एक गोली का वजन 0.01 ग्राम होता है, यानी कि 1 ग्राम में आपकी लगभग ये 100 गोलियां चढ़ेंगी उसमें। जी 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 तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जी। और अभी हमने एक मदर टिंचर की बात की है। जी मदर टिंचर ये टैबलेट होती है या ये लिक्विड नहीं, होता है? मदर टिंचर आप देख रहे हैं, इसमें मदर टिंचर हमेशा एक गहरे रंग का लिक्विड होता है, जी जो किसी प्लांट से या एनिमल से या किसी केमिकल एलिमेंट से जी हम उसको अल्कोहल में घोल के बनाते हैं। और ये सामान्यतः गाढ़े रंग का, भूरे रंग का, पीले रंग का, ऐसा एक रंग वाला लिक्विड होता है। जी इसमें सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे हम होम्योपैथी डाइल्यूशंस में देखेंगे उसमें सब्सटेंस नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्रूड फॉर्म होती है। जब हम किसी जब हम किसी होम्योपैथिक दवाई को तैयार करना शुरू करते हैं, तो जी किसी भी प्लांट को, किसी भी इससे पहले वाला इससे पहले वाला चित्र आपने दिखाया था, नहीं उससे भी जो आपने शीशी में दिखाया था लिक्विड वाला, ये वाला जो चित्र है आपका, हाँ इसके अंदर वो मदर टिंचर होता है। मदर टिंचर माने गाढ़े रंग का आपका इसमें लिक्विड मिलेगा। वो गाढ़ा रंग कोई भी हो सकता है, पीला हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो ये जी आपका मदर टिंचर उस रूप में मिलता है। जी तो इसमें आप बड़े आराम से देखिए, इसको पहचान जाएंगे। और फ्रक्टोज की गोलियां होती हैं, जो अभी आपने इसमें देखी इसमें टिश्यू साल्ट्स में, वो फ्रक्टोज जी की गोलियां होती हैं। और जो हमारे पास सामान्यतः हम होम्योपैथी में इस्तेमाल करते हैं, ये वाली गोलियां लैक्टोज की होती हैं। ओके फ्लक्स और उनमें लिपिड्स। शुगर भी हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जी 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 तो इसके लिए आप इस का उपयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। टिश्यू साल्ट्स हैं और टिश्यू जी साल्ट्स को जो मिलाकर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, जी उन कॉम्बिनेशन से बनने वाली दवाइयों को हम बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। इनका जी नंबर, इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी पोटेंसी, ये सभी के सभी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज हैं। और जब भी आप उससे जाकर मांगेंगे कि मुझे BC7 चाहिए, डायबिटीज के लिए चाहिए, तो वो आपको सेम देगा। हर स्टोर वाला सेम देगा, सेम चीज देगा। तो आप उसको कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी देश से ले सकते हैं। BC7 इज ऑलवेज BC7। जी 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 जी। सो डॉक्टर साहब, अभी हमें समय और अनुमति नहीं दे रहा, तो हम दर्शकों के क्वेश्चन ले लें, उनके प्रश्न लेना स्टार्ट करें। जी जी जी, स्वागत। जी। सो एक हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन है इंसुलिन। तो आपने बताया इंसुलिन होती क्या है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इंसुलिन। तो ये जो डायबिटीज और हमने डायबिटीज जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर बताया है, वो क्या हमारा हेरिडिटिक है? ये हेरिडिटी प्लेज ए ग्रेट रोल। जी हेरिडिटी प्लेज ए ग्रेट रोल, लेकिन समटाइम्स यू डेवलप इट एज द फर्स्ट जनरेशन आल्सो। जो जैसे हम एक सामान्य रूप से जानते हैं कि माता या पिता में जो भी जीन्स होते हैं, जी वो जीन्स का एक रेशियो रहता है कि दोनों माता पिता में है तो आपको इतने चांसेस हैं। एक माता पिता में है, दोनों में से एक में है, तो आपको इतने % चांसेस होते हैं। तो उस तरीके से करके हम देखेंगे कि हमारे पास हमेशा हेरिडिटरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग वेदर यू are a potential diabetic person or not. Sometimes, due to your lifestyle problems and due to your lifestyle challenges, you develop diabetes
एज द फर्स्ट जनरेशन इंसिपिएंट, तो उस समय आप कर सकते हैं इसको। जी 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 जी। तो इस तरह से अगर रहता है, लेकिन इसका वंशानुगत ये होती है और इसका काफी जी जी असर जी है। जी, अगर अगर संक्षिप्त में बोला जाए, अगर डायबिटीज मेरे पेरेंट्स को है, जब मेरे फोर फादर्स में है, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज होगी ही होगी। दिस इज नहीं, व्हाट। ये एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अगर आपके एक पेरेंट को तो है और एक को नहीं है, तो जीन्स आर ऑलवेज इन द इन पेयर्स। एक जी रिसेसिव जीन होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है। जी हर पेरेंट से उसी जीन की 2 कॉपीज मिलती हैं आपको, तो 4 कॉपीज आपको सेम जीन की मिलेंगी। जब आप जाकर सपोज ए पर्टिकुलर एक्स जीन यू आर कंसिडरिंग, तो वहां से आपको 4 जीन्स आएंगी, तो उनमें से कौन सी डोमिनेंट आपके टाइम में रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी जी जी डिसाइडेड बाय द बायोलॉजी। जी तो जी उसमें से अगर आपके एक पेरेंट को है, तो यू हैव 25% चांसेस ऑफ गेटिंग जी diabetes from your parents. If you have both जी parents, you have 50% chances. तो इस तरह से है। लेकिन अगर हाँ, आपके पास क्योंकि रिसेसिव जीन भी एक है, उसके साथ साथ चला जा रहा है, वो हमेशा आपको पेरेंट्स से मिलता रहेगा, तो यू हैव ग्रेट चांसेस ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड जी ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जी 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 जी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन है अगला। आपने हमने वैसे पहले डिस्कस किया है इसके कि डायबिटीज का कोई परमानेंट इलाज है, ट्रीटमेंट है या नहीं है इन होम्योपैथी। तो आपने संक्षिप्त रूप में पहले बता ही दिया कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं हाँ, है, इसकी इसको ये मतलब हम लाइफस्टाइल। केवल अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके, जी और उसका एक तरीका है जो साक्षात बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है, कि जी यदि वो योग का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि योग आपके भोजन को नियंत्रित करता है, आपके डेली एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है, आपकी जी मानसिक शांति को नियंत्रित करता है, जी तो जी जी योग के द्वारा तो आप इस डायबिटीज को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं, परमानेंट क्योर कर सकते हैं, जी 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 इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने मेडिसिनल सिस्टम है, योगा इज नॉट ए मेडिसिनल सिस्टम, इट इम्प्रूव्स, इट डायरेक्टली एड्रेसेस टू योर बॉडी एंड बॉडी जी स्ट्रक्चर एंड बॉडी एक्टिविटीज। जी लेकिन जो मेडिसिनल सिस्टम्स हैं, मेडिसिनल सिस्टम्स कैन ओनली मैनेज इट। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास इंसुलिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जी जी। एक और क्वेश्चन है कि संक्षिप्त डॉक्टर साहब, संक्षिप्त रूप में, जैसे हमने अभी बोला हमें समय और अनुमति नहीं दे रहा, हम संक्षिप्त रूप में अगर हमें इंसुलिन के बारे में बताना पड़े डॉक्टर अपने दर्शकों को, तो इंसुलिन हमारे कॉमन लैंग्वेज में इंसुलिन है क्या एक्चुअल में? जब आप भोजन करते हैं, तो भोजन में बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो आपके शरीर में जाके, जैसे आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसको हम जब इनटेक करते हैं, तो 2 जगह ट्रांसफर होता है। जी आपकी फूड चेन से, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से आपके ब्लड में जाएगा, जो कि हमने शायद अभी पिछले दिनों किसी उसमें जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से ट्रांसफर होता है। शायद बाइल का कोई केस था या क्या था, जी मुझे ध्यान जी नहीं है इस समय, जी बट वी डिस्कस्ड इट। तो सबसे पहले जो भी आपने खाया, वो आपके शरीर से, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जी 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 ब्लड सर्कुलेशन से ये अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर जाएगा, जिस सेल में इसको जाना है वहां जाएगा। तो दूसरे ट्रांसफर में, जब आपके ब्लड से आपके बॉडी में जब ट्रांसफर होना होता है, सेल लेवल पर ट्रांसफर होना होता है, तो उस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमारा शरीर कुछ एक लिक्विड्स को पैदा करता है अलग अलग जगह से। उन्हें हम हार्मोन्स और एंजाइम्स कहते हैं। जी समान जैसी चीजें होती हैं केमिकली, जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन इनका नाम थोड़ा सा एक फर्क है। वो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए तो चलेगा, आपके लिए यहाँ नहीं। तो इंसुलिन इसी जैसा शरीर के एक ग्रंथि होती है, पेंक्रियाज। जी पेंक्रियाज के द्वारा एक फ्लूइड पैदा किया जाता है,
जो इस बात को देखता है कि आपके ब्लड में आने वाली शुगर कैसे आपके सेल लेवल तक ट्रांसफर हो। अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो वह शुगर आपके ब्लड में रह जाएगी, आपके शरीर तक नहीं जा पाएगी, आपके सेल तक नहीं जा पाएगी, कोशिका तक नहीं जा पाएगी। जी तो इसके लिए दो बातें करेंगी कि या तो वहां इंसुलिन नहीं है तो कोई है नहीं इसको ट्रांसफर करने वाला, और जी अगर है तो आपके शरीर में ऐसे कुछ चेंजेस हो गए हैं जो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज जी कहते हैं या जी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी अभी हम देख रहे थे ना किस किस तरह से डायबिटीज पनपती है। तो जी जो दूसरा अर्थ है जो ज्यादातर लोगों में होता है, उनके शरीर में इंसुलिन होता है जी लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता, तो इसको जी इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और इसी को हम मैनेज कर पाते हैं। जो टाइप 1 है, जिसमें आपका पेंक्रियाज का फंक्शनिंग खराब हो गया है और आप इंसुलिन पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां आपको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और उसमें बाहर से आपके शरीर को इंजेक्शन के द्वारा जी इंसुलिन देना पड़ता जी जी है। आपने जी देखा होगा कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन देना पड़ता है और कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं देना पड़ता, बल्कि वो सिर्फ अपना दवाई लेकर काम चलाते हैं। तो दवाई जी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ज्यादातर एक मोटा सा अंतर बता देता हूं मैं, दवाई वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो टाइप 2 वाले होते हैं, और जो इंसुलिन लेने वाले होते हैं वो टाइप 1 वाले। तो इंसुलिन एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके पेंक्रियाज में बॉडी के द्वारा पैदा किया जाता है, और जिसका मुख्य काम आपके शरीर के अंदर जो खाई गई चीनी है या कार्बोहाइड्रेट है या मीठा जी है, उसको आपकी कोशिका तक पहुंचाना। जी 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 बहुत बढ़िया जी। जल्दी जल्दी और थोड़े से क्वेश्चन और हैं, हम ले लेते हैं, देखते हैं हमें समय कितना अलाउ करता है क्वेश्चन लेने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने अभी एक जिक्र किया था, एक डायबिटीज की टाइप होती है जो टेम्परेरी टाइप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एक क्वेश्चन है उसी के बीच में, व्हाट आर द चांसेस फॉर बेबी टू अफेक्ट दैट पर्टिकुलर डायबिटीज। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज होती है तो जो बेबी होगा क्या उसको डायबिटीज होगी ही होगी, व्हाट आर द चांसेस। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये आप देखें कि ये जो आपकी प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज है, ये प्लेसेंटा में कुछ वहां पर हार्मोन्स पैदा होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो माता के शरीर में इंसुलिन को काम नहीं करने देते। वो इंसुलिन बैरियर्स की तरह से काम करते हैं, तो जी जिसके कारण माता को टेम्पोरेरी टेम्पोरेरी डायबिटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसका आपकी जी हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं होता, इसका जी आपके डायबिटीज इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। जी डायबिटीज इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसा नहीं है कि मुझे है तो आपको भी हो जाएगी मेरे साथ बैठने से, या माता को है तो उसके बच्चे को भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जी तो इसका होने वाले शिशु के साथ कोई संबंध नहीं है, शिशु को इससे कोई खतरा नहीं होता। ये एक टेम्पररी अवस्था जी है जिसको डॉक्टर्स अपनी दवाई के द्वारा ठीक कर देते हैं। जी जी। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की भ्रांति है कि इससे माता से डायबिटीज नहीं होती उस टाइम, वो हाँ, उससे पर्टिकुलर माता से बच्चे को, शिशु को डायबिटीज नहीं होती। नहीं होती। ठीक है, तो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, क्योर्ड परमानेंटली इन होम्योपैथी, तो परमानेंटली नहीं पॉसिबल है। परमानेंटली नहीं हो सकती। परमानेंटली तो सिर्फ इसको योग के द्वारा हम अपना, क्योंकि पूरा लाइफस्टाइल बदलेंगे तो जी उससे ये ठीक हो पाएगी। बाकी तो हम टाइप 2 को, जिसमें हम दवाइयां देते हैं, जी 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 जिसमें जी हमारा इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। जी 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 जी। तो हमारे पास एक है मल्टीपल काइंड ऑफ डायबिटीज, कितने प्रकार की होती है। मल्टीपल काइंड्स ऑफ डायबिटीज, हम उसको कहेंगे तो देखा जाए, डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की हुई, जैसे हमने शुरू में देखा था। एक वो जिसमें मीठा आता है, उसको हम डायबिटीज माइलेटस कहते हैं। एक वो जिसमें मीठा नहीं आता है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। जी अब डायबिटीज मिलिटस भी अपने आप में दो तरह की होती है। जी एक जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है क्योंकि पेंक्रियाज खराब हो गया है, जी तो वो टाइप 1 कहलाती है। एक दूसरी अवस्था होती है
जिसमें पैंक्रियाज ने इंसुलिन तो बना दिया, लेकिन वो जी आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये टाइप 2 है। टाइप जी 2 में हम दवाइयां देकर उसको सुधार सकते हैं, लेकिन टाइप 1 में आपके पास ऐसा कुछ नहीं है और आपको इंसुलिन का इंजेक्शन ही पेशेंट को देना पड़ेगा, वरना तो उसके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। हो जाए। तो यही इसमें मल्टीपल काइंड्स कहे जा सकते हैं। जी, एक और क्वेश्चन हमारे दर्शक की ओर से, डायबिटीज और मीठा, इससे बड़ा थोड़ा सा भ्रांति भी है इसके रिलेटेड, और ये बहुत सारे लोग इंसुलिन के साथ भी इसको एसोसिएट कर देते हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे दर्शक का कि अगर डायबिटीज का पेशेंट मीठा मत खाए, मीठा खाना ही बंद कर दे, तो इंसुलिन शरीर में कम हो जाएगी? मतलब उसका हाँ, क्या ये इफेक्ट? सवाल ना हमारे गौरव जी, ये फंडामेंटल तक पहुंचता है, वहीं तक फिर दोबारा आता है। जी 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 पहली जी तो बात ये बिल्कुल समझ लीजिएगा कि आपका मीठा खाने से, अगर आपका शरीर ठीक ठाक है, काम कर रहा है, तो आपका मीठा खाने से और आपके डायबिटिक होने से मुझे नहीं लगता, मेरी समझ के अनुसार, बहुत जी लोग अलग अलग तरह से बताएंगे, लेकिन मेरी समझ के अनुसार आपके मीठे खाने में और आपके डायबिटिक होने में कोई संबंध नहीं। जी। आप मैं बहुत ये मीठा खा सकते हैं फिर भी आप डायबिटिक नहीं होंगे, और आप जी बिल्कुल मीठा ना खाएं तो भी आप डायबिटिक होंगे, इससे कोई संबंध जी इनका नहीं है। जी 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 डायबिटिक होने का संबंध सिर्फ इंसुलिन की प्रेजेंस से है, और इंसुलिन इंसुलिन के इफेक्टिव होने से है, इंसुलिन के काम कर पाने से। जी जी अगर जी इंसुलिन आपके शरीर में है और इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो आप कितना भी मीठा खाएं, आप जी डायबिटिक जी नहीं होंगे। जी 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 ये एक भ्रांति है कि ज्यादा मीठा खाएंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, ऐसा मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। जी। तो हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां भी है डायबिटीज को रिलेटेड लेके। सो उसी रिलेटेड ये भी है कि अगर हम मीठा खाना छोड़ दें तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसे अ, आप एक काम कर सकते हैं कि इस सवाल को, जो पहले वाला सवाल था ना, जी क्योंकि हमने अभी अपना कुछ भाग छोड़ दिया है, तो अगली जी बार इस सवाल के शुरू में यही करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा सवाल को। जी जी क्योंकि इसमें मैं जी आपको पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट और उससे बनने वाला जो हम खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं, जी वो स्टार्च भी बेसिकली ग्लूकोज ही बनता है जाकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अभी इसको आपकी घड़ी मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा इसमें बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको आप अपने डायबिटीज के ऊपर होने वाले अगले प्रोग्राम में सबसे पहले आप इसी सवाल को रखिएगा। जी इसको अगले एपिसोड के लिए पार्क कर जी लेते हैं जी जी। क्वेश्चन को। तो फटाफट हाँ, हमारे पास कुछ हैं हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े जा रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है, हमारे साथ आयशनी जी जुड़ गई हैं। आयशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनका क्वेश्चन है, गुड इवनिंग ऑल, हाउ इज नीम जूस बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग नीम इन एक्सेस? सो नीम का क्या रिलेशन है? अगर हम नीम, बहुत सारे नीम जूस लेते हैं, कुछ करेले का जूस लेते हैं डायबिटीज को हाँ, कंट्रोल करने के लिए, तो इसका अगर कोई एक्सेस में ले ले तो उसका कोई साइड इफेक्ट है? बेसिकली ये जो प्रश्न है ये आयुर्वेद से संबंधित है कि नीम की, करेले की, जामुन की, जी इनकी क्या उपयोगिता है डायबिटीज को दूर करने में। जी तो शायद मैं इसमें उतने अथॉरिटेटिवली अपनी बात को नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि नीम जो होता है एक एंटी बैक्टीरियल नेचुरल सब्सटेंस है। इसके लेने से आपके शरीर में वात पित्त कफ जो आपके तीनों दोष हैं वो अपने साम्यावस्था में रहते हैं। इसको लिया जी जाना अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है। रही बात कि इसको ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, ये तो संभवतः एक जो वैद्य साहब हैं वही बता पाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे जो लगता है वो ये है कि हम नीम को अगर बहुत ज्यादा खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होगा, हरा हरा रंग जिससे होता है, जी जी वह हरा रंग आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा अपने शरीर में। एक छोटी सी होती है, जहाँ आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है, वहां पर अपेंडिक्स नाम का एक छोटा सा आपको अंग होता है जो आपके क्लोरोफिल को आपके शरीर में डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर वो बहुत छोटा हो गया है, और एक
वो आजकल काम नहीं करता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको बचपन से निकाल देते हैं। तो जी उस एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल से अगर कोई समस्या हो सकती है तो वही हो सकती है, अदरवाइज तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा नीम खाने से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, आपको कड़वा जरूर लग सकता है, ये आपके लिए कठिन बात रहेगी। जी 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 लेकिन ये नीम अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज होती है। जी। व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन? आपने डिटेल में बता ही दिया इसको। बढ़ते हैं अगले हाँ, क्वेश्चन लेकिन पे। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जी इंसुलिन तो आपके शरीर के द्वारा बनाया जाने वाला एक फ्लूइड है, जो आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए शरीर ने बनाया है। जी। तो अगर उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। ना तो होने से, उसके ना होने से या ना काम करने से आपको डायबिटीज हो जाएगी, ये समस्या रहेगी। जी जी जी। तो लगता है उनका क्वेश्चन यही होगा कि अगर इंसुलिन की मात्रा, अच्छा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, बनना बंद हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है कि इंसुलिन बढ़ जाता है? इंसुलिन बढ़ जाएगा तो हम उस को हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर शुगर की मात्रा अचानक बहुत कम हो जाती है। वो जी जी एक्सेसिव इंसुलिन बनने के कारण या उसके एक्सेसिव इस्तेमाल के कारण होता है। जो भी आपने कुछ बनाया उसको उसने खट से सिमुलेट कर दिया और आप बिना शुगर के शरीर में रह गए, तो उस स्थिति को हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ये जो हमारी अब स्थिति है डायबिटीज वाली, जी जिसको हम हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर माने ज्यादा और हाइपो माने जी। कम। कम। जी जी, जी 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 अगला जी। बहुत सवाल। बहुत। जी, अगला क्वेश्चन बायो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा, कि ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कितने असरकारक हैं जी जी जो आपकी होम्योपैथी मेडिसिन हेल्प करती हैं क्या? ये हमारे बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस भी, हाँ, बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस भी उतनी ही असरदार हैं। जी जी बस सिर्फ इसमें अंतर ये है कि ये डेफिनेशन से, पारिभाषिक रूप से, ये होम्योपैथी में इसको प्रॉपर नहीं मानता, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन और खासतौर से बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 7 आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसके असर को देख के खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी अच्छी दवाई है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, समय तो नहीं दे रहा, बट कुछ दर्शक है जो बहुत बोल रहे हैं कि ये वाले हमारे क्वेश्चन जरूर रखिए डॉक्टर साहब के। हमारे साथ रेनू वाधवा जी है। स्वागत है रेनू वाधवा जी आपका। उन्होंने पूछा है, हेलो सर, कैन होम रेमेडीज लाइक मेथी दाना आर हेल्पफुल इन डायबिटिक टाइप 2? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल नीम के बारे में पूछा गया था। जी 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 वही इनके बारे में पूछा गया है अभी, मेथी दाना के बारे में। मेथी दाना और नीम दोनों ही आयुर्वेदिक औषधियां जो हैं हमारी, जी ये एंटीबायोटिक हैं। आपके शरीर में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है उसको दूर करती हैं। इसके जी अलावा आपको जामुन के बारे में भी, या जामुन की गुठली के बारे में भी बात की गई है। जब हम अगली बार अपनी दवाइयों को आगे पढ़ेंगे इसके बाबत, जी तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मैं आपको साइजेजियम जेम्बोलेनम अभी बताऊंगा। साइजेजियम जेम्बोलेनम इसी जामुन से ही तैयार की जाती है। जी 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 तो ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं। मेथी दाना अभी इन्होंने पूछा है, और उनसे पहले नीम पूछा था। करेला जी भी आमतौर से इस बाबत पूछा जाता है। तो ये सारी दवाइयां आपके देखिए, ये नवीन जी का आ गया है, इसमें करेले के सेवन की क्या भूमिका हो सकती है। जी तो नवीन जी नमस्कार। और इसमें बिल्कुल वही सब बातें जब हम कर रहे थे अभी, कि नीम है, करेला है, जामुन है, मेथी है, ये सब के सब आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियमित करने में आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि ये जी प्राकृतिक पदार्थ हैं, सारे के सारे पदार्थ प्राकृतिक भोजन है। तो इनके लेने से या इनकी अधिकता से आपके शरीर को ऐसा कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने में नहीं मिलता। जी इसीलिए आयुर्वेद हमारे जीवन के हर कोने में रच बस गया है। हम आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं जो
एक्सपर्ट्स के लिए होती हैं, लेकिन हम उसको आमतौर से अपने घरों में भी जानते हैं। जी उसका यही कारण है कि तो करेला इसमें एक बहुत अच्छी औषधि है। हम इन करेले से, नीम से और जामुन से किस तरह से अपनी दवाइयाँ होम्योपैथी में तैयार करते हैं, ये हम जी अगली बार इसमें डिस्कस करेंगे। जो जी 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 हमारा जी बाकी का हिस्सा बचा हुआ है। जी। डॉक्टर साहब, क्षमा चाहूंगा, आप हमें वक्त बिल्कुल ही इजाजत नहीं दे रहा, तो हम पार्क करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में इसको लेंगे। सो आपका दर्शकों की ओर से जो आपने क्वेश्चन के आंसर दिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको हम कस देंगे अगले एपिसोड में। जी, नमस्कार। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर याज्ञवल्क्य। आज हमारी इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें डायबिटीज पे। हमें उसमें बताया गया कि डायबिटीज कितनी तरीके की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, एक टाइप 3 बड़ी रेयर, जो मेडिकल टर्म में टाइप 3 बोला जाता है, जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग टेम्परेरी होती है। तो हमें ये संक्षिप्त में एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो डायबिटीज है, डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारे लाइफस्टाइल से उत्पन्न होता है। ये कोई वायरस नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, सिंपली ये एक हमारे लाइफस्टाइल, जो आजकल का हमारा रहन-सहन है, उसके थ्रू। और इसकी कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसको क्योर कर सकते हैं फॉर बेटर ट्रीटमेंट, बेटर उसके लिए। लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, तो हम इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड क्लोज करते हैं। हम इसी डायबिटीज को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए नमस्कार। योर होस्ट गौरव अरोड़ा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।